नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी बाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज काफ़ी समय बाद आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है और उम्मीद करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं और जल्दी आपको रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं। देखिए, आज का जल्दी से टॉपिक चालू करते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, एक रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है और रीवा मेगा अल्ट्रा सोलर प्लांट के बारे में अगर अपन बात करें, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि 10 जुलाई 2020 को रीवा जिले की गुड़ तहसील में, देखिए ये क्वेश्चन इतना कॉमन हो गया कि अगर आप किसी से भी पूछेंगे अभी तो कोई भी बता देगा कि अभी हाल ही में जो अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट लगा हुआ है तो वो कहाँ पर लगा हुआ है। तो कोई भी बता देगा कि अल्ट्रा रीवा प्लांट जो है वो रीवा में लगा हुआ है। तो हमें रीवा तक नहीं रुकना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा, पेपर में बनेगा, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन बना के देगा वो। जितना सिंपल हमें दिखता है उतना सिंपल क्वेश्चन आता नहीं है, तो हमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, इसके बारे में भी थोड़ा अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। केवल इतना याद ना करें आप कि एशिया का सबसे बड़ा रीवा अल्ट्रा मेगा जो प्रोजेक्ट है वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लगा हुआ, लेकिन रीवा जिले की गुड़ तहसील में। ठीक है, कौन सी तहसील है? गुड़ तहसील है। ये पॉइंट को आप ध्यान रखना। ठीक है, ये तो कॉमन पॉइंट है लेकिन इसको याद रखना। फिर आगे क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा RUMS वही रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, ठीक है, लगाया गया। 750 मेगावाट का है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 750 मेगावाट है। और इस इकाई में, जिसमें लगभग 250 मेगावाट के 3 संयंत्र स्थापित करके लगभग 4000 एकड़ या बोले हेक्टेयर में, लगभग 1500 से 1600 हेक्टेयर भूमि पर 4000 एकड़ भूमि पर ये तैयार किया गया है। अब इसके बारे में एक और विशेषता क्या है कि इसका शिलान्यास, इसकी जो नींव रखी गई थी वो 22 दिसंबर 2017 को रखी गई थी। कब रखी गई थी? 22 दिसंबर 2017। ठीक है, सिंपल है, याद कर सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रख लेना कि ये 2020 में, यानी इसको कंप्लीट होने में कितने साल लग गए? 3 साल लग गए। प्रोजेक्ट के इसमें कितनी इकाइयां लगाई गई हैं? 3 इकाई लगाई गई हैं। ठीक है, 3 इकाई लगाई गई हैं। दूसरा 3 इकाई कौन कौन सी? 250 की 3 इकाई हैं, तो 750 मेगावाट हो गया। 3 इकाई लगाई गई हैं, तो 3 साल पहले इसका शिलान्यास किया गया था। 2020 में इसका शिलान्यास हुआ है, तो 3 पहले जाओगे तो 2017। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसका शिलान्यास कब रखा गया था, तो 22 दिसंबर 2017 को इसका शिलान्यास रखा गया था। इस पर लगभग 4305 करोड़ रुपए की लागत आ गई। कितनी? 4305, जिसका लगभग 76% उपयोग मध्य प्रदेश राज्य और लगभग 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो कभी भी अगर, क्योंकि आपको मालूम है कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ेंगे, पर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी तैयार करते रहना पड़ेगी, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा चीज़ें तैयार करेंगे तभी कहीं ना कहीं हम औरों से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आपको मैंने जो फैक्ट बताए उनको आप याद रखेंगे। दूसरा, इसमें अगर देखा जाए तो बोले इससे क्या होगा? इस राज्य को लगभग 1600 करोड़ रुपए, दिल्ली मेट्रो को लगभग 793 करोड़ रुपए की बचत होगी, क्योंकि यह विश्व बैंक और क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से धन प्राप्त करने वाली पहली सौर इकाई है। तो आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। इसके बारे में लगातार 3 से 4 दिन तक लगातार खबर आती रही और उसके बारे में बताते रहे, और जब इसका उद्घाटन हुआ तो पूरे देश में इसके विशेष रूप से इसका प्रसारण किया गया था। इस पर नज़र थी, इस प्रोजेक्ट पर, कि भाई क्या नया आ रहा है। अब इसमें से मान लो अगर नॉर्मली स्टूडेंट पढ़ता है तो ज़्यादातर वो एक चीज़ रट लेगा, लेकिन आपको याद रखना है भैया रीवा जिला है, लेकिन रीवा जिले के, जैसे MPPSC का एग्जाम ले लो आप, अगर MPPSC का एग्जाम होता है तो स्वाभाविक है MPPSC के अकॉर्डिंग इसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा, इसमें अगर देखा जाए तो गुड़ तहसील में एशिया का सबसे बड़ा तहसील कौन सी हो गई? गुड़ तहसील हो गई। दूसरा, कितना मेगावाट है? 750 मेगावाट है। कितने इसमें संयंत्र लगाए गए हैं? बोले 3। और लगभग कितना? 3 के बाद क्या आता है? 4, लगभग 4000 एकड़ को याद रख लो। 4000 एकड़ भूमि पर इसको स्थापित किया गया है। दूसरा, इसका शिलान्यास बोले कब किया गया था? बोले इसका शिलान्यास 3 साल पहले, यानी 2017, 22 दिसंबर 2017 को इसका शिलान्यास रखा गया था। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आएगी। बोले इसमें मध्य प्रदेश को कितना लाभ मिलेगा? मध्य प्रदेश के अंदर कितना लाभ मिलेगा मध्य प्रदेश को? तो मध्य प्रदेश को इसमें लगभग 76%, 76% 76% की उपयोग करेगा और 24% दिल्ली मेट्रो को इसका उपयोग
करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं दिल्ली को और मध्य प्रदेश को दोनों को बेनिफिट मिलेगा। मध्य प्रदेश को लगभग 1600 करोड़ रुपए का फायदा रहेगा इससे। सौर ऊर्जा की जो तकनीक है आप समझ सकते हो कि सूर्य की रोशनी से एक लाइट तैयार की जाती है और उस लाइट का उपयोग किया जाता है। तो लगभग 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। बहुत अच्छा फैक्ट है, शानदार है और आपके पेपर के अंदर एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, खास तौर से एमपी के ऐसे एग्जाम हो उनमें ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इसमें अगर देखा जाए ग्लोबल इंडिया वीक 2020, ठीक है, जैसा कि आपको इमेज में भी दिख रहा है कि भाई ग्लोबल इंडिया 2020 का एक आयोजन किया गया था। क्योंकि अब जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं सारी की सारी मीटिंग्स जो है वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, और वर्चुअल मीटिंग होने के कारण कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो वर्चुअल मीटिंग है पर क्वेश्चन तो बन रहे हैं, वो चीज़ हाईलाइट तो हो रही है। जैसे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने यूएन से कॉन्फ्रेंस हुई थी, मतलब वर्चुअल मीटिंग हुई थी, तो यूएन को लेके, यूनाइटेड नेशन को लेके, ठीक है। तो एक लिखा हुआ है आपके सामने इंडिया ग्लोबल वीक 2020। तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो बोले हाल ही में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर अभियान को लेकर, ठीक है, कौन से अभियान को लेकर बेटा? आत्मनिर्भर अभियान, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है, इसमें इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन किया गया। पहली बार तो ये आयोजन हुआ ग्लोबल वीक, ठीक है। इसका आयोजन कहां पर करना था? यूके में, ठीक है, या इसमें बोलते हैं वर्चुअल मीटिंग हुई थी, तो वो कहां पर उसका आयोजन किया गया था? यूके में। लेकिन इस वर्चुअल मीटिंग में लगभग 30 देशों के, कितने? 30 देशों के लगभग 250 वक्ता। ये 250 वक्ता जो है ना, जो बिजनेस के अंदर उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, तो उन व्यक्तियों के द्वारा इसमें कहीं ना कहीं मतलब मीटिंग्स हुई थी और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। और 3 दिन तक ये चला था। कितने दिन तक चला था? 3 दिन तक। तो 3 दिन चलने वाले इस अभियान का विषय क्या था? हो सकता है कभी पेपर के अंदर आ जाए कि अभी हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन किया गया था, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था वी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, ठीक है। ये विषय को भी अगर कोशिश करें ना तो इसको भी आप नोट कर लेना बड़ी अच्छे से, क्योंकि बेटा ये वीडियो में आप देख रहे हो, लेकिन इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, अपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना और उसमें इनको इन्वॉल्व करना, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ जाए कोई भरोसा नहीं है। दूसरा, वीडियो आपने एक बार देख लोगे, 2 बार देख लोगे, लेकिन अगर नोट्स में लिखा होगा तो आप उसको कई बार पढ़ के रिवीजन करके अपने दिमाग में सेट रखोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इसको याद रखेंगे कि इंडिया ग्लोबल वीक 2020 है, और इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का जो आयोजन है वो कहाँ पर होना था? यूके में। लेकिन आयोजन नहीं हो पाया, इसलिए उसकी मीटिंग जो थी वो वर्चुअल मीटिंग हुई थी। उसमें लगभग 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और 30 देशों के लगभग 250 ऐसे वक्ता थे जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा अपनी बिजनेस के जो विशेषज्ञ हैं, जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। तो स्वाभाविक है आप इसको याद रख सकते हो। बोले ये कितने दिन तक चला था? ये 3 दिन तक चला था। और इसका विषय क्या रखा था? इसका विषय रखा था वी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है, इंडिया और एक बेटर वर्ल्ड के अंदर एक बहुत अच्छा अपना एक कहीं ना कहीं एक योगदान देने वाला है। और कहने का मतलब विश्व के देश जो हैं, अपना भारत जो है, वो कहीं ना कहीं मिलके काम करेंगे, बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो वी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। और लिखा हुआ है बेटा 9 से लेके 11 जुलाई 2020 तक इसका आयोजन किया गया था। तो इस इमेज से ही आपको ये जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ तक का आप अच्छे से ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित मैंने कुछ तथ्य दिए गए हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से नोट कर लेना। और जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, तो कई योजनाओं की शुरुआत आजकल की जा रही है, और ये जो योजना है उनके ऊपर भी हमें विशेषकर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि सबसे पहला फैक्ट क्या लिखा हुआ है? हमारा घर हमारा विद्यालय। तो आपको मालूम है मध्य प्रदेश के अंदर हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की गई है, ठीक है। और इसका आयोजन कब हुआ था बेटा? इसका आयोजन किया गया था 6 जुलाई, ठीक है। इसका आयोजन कब किया गया था? 6 जुलाई, ठीक है। तो स्वाभाविक है आप याद रखेंगे। वैसे स्कूल जब ओपन होते हैं छुट्टियों के बाद में, है ना, गर्मियों की छुट्टियों के बाद में स्कूल ओपन होते हैं, बोले कब होते हैं? बोले जुलाई में होते हैं।
ठीक है। तो जुलाई में होते हैं, अच्छी बात है भैया, जुलाई में होते होंगे, लेकिन ये एक स्कूल तो अब जा नहीं पा रहे क्योंकि प्रॉब्लम है जाने में, है ना। तो स्वाभाविक है हमारा घर हमारा विद्यालय योजना, यानी हमारा जो घर है वही हमारा विद्यालय बनेगा और हम अपने घर पर रहेंगे, घर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और घर पर बैठ के पढ़ेंगे। तो स्वाभाविक है इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी बेटा? 6 जुलाई से हुई थी। तो 6 जुलाई को देखो, एक तो स्कूल कब चालू होते हैं? जुलाई में शुरू होते हैं, और जुलाई 7वां मंथ होता है, लेकिन उससे पहले क्या आएगा? 6 आएगा। तो 6 जुलाई, ये डेट याद रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन बना दें, ये क्वेश्चन आ जाए कि हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई थी, तो वो कब की गई थी? तो जुलाई आता है, 7वां मंथ है, 7 के पहले क्या आता है? 6 आता है, तो 6 जुलाई को, ठीक है। तो सोचो कुछ बच्चे कह रहे हैं 6 जुलाई में स्कूल और खुल जाएंगे, कितना मजा आ रहा था, बढ़िया छुट्टियां मना रहे थे, 6 जुलाई में स्कूल और खुल जाएंगे। 6 जुलाई में अपना घर, सॉरी हमारा घर हमारा विद्यालय योजना है, ठीक है। इसमें कक्षा 8 तक के बच्चे घर पर पढ़ेंगे और 10 बजे से 1 बजे तक का जो समय रहेगा उस बीच में वो अपना पढ़ाई करेंगे जो भी है, ठीक है। 10 बजे उनकी पढ़ाई शुरू होगी और 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाया गया, ठीक है। 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान की भी शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल नोट कर लेना। और जिन पेपर में एमपी आता है, एमपी जीके आती है, और ये आप देख लेना, बिल्कुल आप इस पेज को देख लेना, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें पेपर में जरूर टकराएगा, बिल्कुल पक्के में टकराएगा, ठीक है। तो किल कोरोना, आपको मालूम है किल कोरोना के लिए कहीं ना कहीं एक त्रिकुट चूर्ण भी दिया जा रहा है, एक होम्योपैथी की दवा दी जा रही है। हो सकता है आपके घर पर भी पहुंच गई हो, आपको मिल गई हो, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह जो है वो घर घर पहुंचकर उसको दे रहे हैं, जिससे उस चूर्ण को मतलब एक काढ़े वगैरह बना के एक अपना एक इम्यून सिस्टम को हम अच्छा करें, जिससे रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाएं और रोगों से बचें। तो स्वाभाविक है उस इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए एक मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा अभियान है किल कोरोना अभियान, ठीक है। तो किल कोरोना अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई को हुई थी। तो 1 जुलाई से ही अपन को याद रखना है। और 1 जुलाई, ये जुलाई का जो मंथ है बड़ा ही प्रभावित करने वाला मंथ है, और इस मंथ के अंदर सबसे ज़्यादा हम देखें भारत के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस में ग्रोथ हुई है। तो स्वाभाविक अपन उस चीज़ को अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि किल कोरोना, किल करना चाहिए। किसको किल करना चाहिए? बोले कोरोना को किल करना है, तो कहीं ना कहीं उसकी दवा का उपयोग करना है। तो किल कोरोना अभियान की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में हुई थी, और कब हुई थी? 1 जुलाई को हुई थी, ठीक है। आपको पता है पथ विक्रेताओं को लगभग 10,000 रुपये दिए जाएंगे, और 8 जुलाई से शुरू किया गया था। एक पथ विक्रेताओं के लिए एक योजना शुरू की गई थी, और इस योजना में जो पथ विक्रेता यानी रास्ते में बैठकर जो कोई ना कोई बेचते हैं, तो उनको लगभग 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और ये जो अभियान शुरू हुआ था बेटा, कब शुरू हुआ था? 8 जुलाई को शुरू हुआ था। तो ये 8 जुलाई को भी आपको ध्यान रखना है। 17 जुलाई से 27 जुलाई तक ध्यान रखना, 17 जुलाई से 27 जुलाई तक, 17 जुलाई से 27 यानी कि लगभग 10 दिन का एक मेला होता है, नागद्वारी मेला। कौन सा मेला होता है? नागद्वारी मेला, ठीक है। तो ये इसका आयोजन कहाँ होता है बेटा? पचमढ़ी। पचमढ़ी किस जिले में आता है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, ठीक है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पचमढ़ी जिला आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हो सकता है पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बन जाए कि नागद्वारी मेले का जो आयोजन है, नागद्वारी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो नागद्वारी मेले का जो आयोजन है वो पचमढ़ी में किया जाता है। और पचमढ़ी से अपन को मणि समझ में आ रहा है, और मणि से अपन को नागमणि समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नागद्वारी मेले का आयोजन होना था, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसे कोरोना के चलते उसको कैंसिल कर दिया गया उस मेले को, ये मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो ये पचमढ़ी होशंगाबाद में इसका आयोजन किया जाता है। हालांकि इसका जो आयोजन था वो 17 जुलाई से 27 जुलाई तक होना था। अब तुम कहोगे ये आयोजन तो हुआ ही नहीं है, कई सारी मीटिंग्स है वो कैंसिल हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नागद्वारी मेला हाईलाइट हो गया, न्यूज़पेपर में आ गया, न्यूज़ में आ गया। तो अपन को ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कौन सा जिला है और कौन सी ऐसी जगह है जहां पर नागद्वारी मेले का आयोजन किया जाता है। तो नागद्वारी मेले का जो आयोजन है वो किया जाता है आपका पचमढ़ी होशंगाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक गांधी नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है। ये वो नोबेल पुरस्कार नहीं है जो नोबेल पुरस्कार
6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये गांधी नोबेल पुरस्कार है। तो पहले आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा भैया किसको दिया गया है ये पुरस्कार। तो देखिए लिखा हुआ है कि जून 2020 में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जून 2020 में, जून 2020 में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक है, आपको पता है कि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है वो सागर में है। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में, ठीक है, कहाँ पर है बेटा, ये सागर में। और आपको ये भी पता होगा कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। तो लिखा हुआ है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से संबंधित और भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति के पूर्व OHD डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, ठीक है, कन्हैया त्रिपाठी को गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, नेपाल के द्वारा, जरूर याद रखना है, ठीक है, नेपाल के द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। दो तरह के क्वेश्चन बन गए, एक तो ये कि नोबेल शांति पुरस्कार, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो गांधी नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था कृष्ण को, यानी कृष्ण यानी कि कन्हैया को, और कन्हैया त्रिपाठी, क्या नाम लिखा हुआ है, कन्हैया त्रिपाठी को दिया गया था। दूसरा कहां पर दिया गया था, तो वो दिया गया था नेपाल में, ठीक है, क्योंकि जो मेन जो नोबेल पुरस्कार है, जो इंटरनेशनल नोबेल पुरस्कार होता है, वो आपको सबको पता है स्वीडन स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, स्वीडन एक देश है, वहां पर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है ना। तो ये वो अलग चीज हो गई, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अपन को याद रखना है कि एक गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अपन को याद रखना है कन्हैया त्रिपाठी। क्या याद रखना है, कन्हैया त्रिपाठी। बोले कन्हैया तेरे को पार्टी देना पड़ेगी, कन्हैया तेरे को पार्टी देना पड़ेगी। और ये वही कन्हैया को याद कर लो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं वो कन्हैया जो है ना वो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं जो भी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित तो उस कन्हैया की शक्ल तो मैं याद आ जाएगी अगर थोड़ा भी तुम न्यूज़ वगैरह देखते हो और इंटरेस्ट रखते हो अपना करंट अफेयर्स में। तो बोले कन्हैया तेरे को पार्टी देनी पड़ेगी, बोले तेरे को नोबेल पुरस्कार देने के चक्कर में है सब लोग, और तू कहीं ना कहीं तूने बहुत अच्छा बोला गांधी जी के बारे में, बहुत बढ़िया बोला, शानदार बोला, और कन्हैया तेरे को पार्टी देनी पड़ेगी और तेरे को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है। तो कन्हैया त्रिपाठी शब्द को आप याद रखेंगे, और कन्हैया त्रिपाठी जो है उनको कहां पर, नेपाल के द्वारा। पढ़ लेते हैं, उन्हें यह पुरस्कार उनके महात्मा गांधी और विश्व शांति पर किए गए उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए है, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी, ठीक है, नरम दल के नेता थे, उदारवादी थे, बड़े उदारवादी, ठीक है, और विश्व शांति पर किए गए महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रदान किया जाएगा। और ध्यातव्य है कि यानी याद रहे कि गांधी जी के जन्म के 150वीं वर्षगांठ पर गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल गांधी जी मतलब ये पुरस्कार जो है गांधी जी पर किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। अब यह पुरस्कार उन्हें हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन में 11 से 13 जून 2021 को आयोजित गांधी शांति प्रतिष्ठान नेपाल के एक आयोजन में दिया जाएगा। मतलब नेपाल का एक आयोजन होगा, और आयोजन कहाँ पर किया जाएगा बेटा, लंदन में, यानी कि मेन है जैसा कि लिखा है नेपाल द्वारा, ये जो फाउंडेशन है वो नेपाल के द्वारा। तो थोड़ा सा देखो 2 पॉइंट मिल गए, नेपाल भी मिल रहा है अपन को, यूके भी मिल रहा है, लंदन भी मिल रहा है, तो और उस व्यक्ति का नाम भी है, तो आप उसको जरूर याद रखेंगे कि कन्हैया त्रिपाठी को गांधी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरा नेपाल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाएगा, दूसरा पॉइंट। तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो बोले कहाँ दिया जाएगा, तो बोले लंदन में, जो यह पुरस्कार उन्हें हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन में 11 से 13 जून 2021 को दिया जाएगा। यानी कि वो नामित हो चुके हैं और पहले से फैसला कर लिया गया है कि उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया। चूंकि आपको दिख रहा है राइट साइड में वर्चुअल मीटिंग है, वर्चुअल मीटिंग में ये कहीं ना कहीं इसका उद्घाटन किया गया था, क्योंकि अब तो कोई भी कहीं भी नहीं पहुंच पा रहा है, उस हिसाब से देखें 25 जून 2020 को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है बेटा, धर्मेंद्र प्रधान, काफी समय से है, ये तो सबको याद ही हो गए होंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से थारादीप में इंडियन ऑयल के द्वारा स्थापित अनुप्रयोग और विकास केंद्र PADC का
उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र है। यह तकनीकी केंद्र ग्राहकों और नए निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 50 नवीनतम परिष्कृत प्लास्टिक परीक्षण और प्रसंस्करण उपकरणों से लैस होगा। PADC में लगभग 4 प्रयोगशालाएं हैं और पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब, ठीक है, एनालिटिक्स टेस्टिंग लैब, केमिकल एनालिसिस लैब और कैरेक्टराइजेशन लैब जो है। इस केंद्र को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के द्वारा एक अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता भी मिल चुकी है। तो आपको इतना ज़्यादा कुछ विशेष वो रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतना तो याद रखेंगे कि उत्पाद और अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से थारादीप में इंडियन ऑयल के द्वारा स्थापित अनुप्रयोग और विकास केंद्र की स्थापना की गई है। चूंकि आपको मालूम है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, तो उड़ीसा के अंदर अपन को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र के ऊपर एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, कैरियर मीडिया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। तो कैरियर मीडिया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। चूंकि 25 जून 2020 का फैक्ट है, तो 25 जून 2020 को, ठीक है, कब 25 जून 2020 को संजय महाजन, क्या नाम लिखा हुआ है? संजय महाजन, कूलिंग उत्पाद और उपकरण कंपनी कैरियर मीडिया के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो देखो कैरियर मीडिया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक हैं, स्वाभाविक आप याद कर सकते हो, बोले संजय महाजन। तो जो संजय है ना, संजय का कैरियर बन गया है, और संजय का जो कैरियर बन गया है तो कैसे बन गया है? जब से उसने मीडिया ज्वाइन करी है। तो संजय जब से मीडिया में आया है और संजय ने जब से मीडिया को ज्वाइन किया है, तब से संजय का कैरियर बन गया है। ठीक है, तो संजय इसमें प्रबंध निदेशक यानी इसको MD बोलेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएंगे ये। ठीक है, और कूलिंग उत्पाद और उपकरण कंपनी कैरियर मीडिया के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। वह वर्ष 2016 से कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं और इस पद पर वह कृष्ण सचदेव का स्थान लेंगे, जो कंपनी के चेयरमैन बने रहेंगे। उल्लेखनीय है कि कैरियर मीडिया इंडिया अमेरिका की UTC क्लाइमेट कंट्रोल एंड सिक्योरिटी और चीन के मीडिया ग्रुप का एक संयुक्त उद्यम है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं पेपर के अंदर कि कैरियर मीडिया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया है, तो कैरियर मीडिया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक जो है वो कौन बने हैं? संजय महाजन। बोले संजय का कैरियर बन गया है जब से उसने मीडिया को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो यहां तक का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋणों की त्वरित अदायगी पर 12 माह की अवधि के लिए ब्याज की सब्सिडी को मंजूर किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में अगर देखा जाए। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये जो केंद्रीय मंत्री, क्या लिखा हुआ है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण। अब देखो दिमाग में आ गया स्टूडेंट के कि शिशु ऋण क्या होता है। शिशु ऋण के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है आपको, पहले आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शिशु ऋण की त्वरित अदायगी 12 माह की अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी को मंजूरी देगी और एक शर्त रखा जाएगा, इसमें कुछ पैसा कहीं ना कहीं मिलेगा लोन के रूप में, और अगर कोई सही समय पर 1 साल के अंदर उसको जमा कर देता तो उसको लगभग 2% की सब्सिडी का भी लाभ उसको मिल सकेगा। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं अभी पढ़ लेते हैं, पूरा समझ में आएगा कि 24 जून 2020 को, ठीक है, 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋणों की त्वरित अदायगी पर 12 माह की अवधि के लिए 2% ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी है। यानी 12 महीने की, अगर वो 12 महीने के अंदर जो भी ऋण लेंगे वो 12 महीने के अंदर उसको उसकी जो भी इंस्टॉलमेंट होगी उसके समय पर जमा करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं 2% की सब्सिडी मिल जाएगी। और यह योजना उन ऋणों के लिए मान्य होगी जो इन मानदंडों को पूरा करते हैं। 31 मार्च 2020 को
बकाया थे और आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2020 को तथा योजना की परिचालन अवधि के दौरान गैर निष्पादित परिसंपत्तियां नहीं थी और ब्याज सब्सिडी उन महीनों के लिए दे होगी जिनमें खाते एनपीए की श्रेणी में नहीं आते। मतलब कुल मिला के आपको जो पॉइंट है, पूरा आपको डिटेल में ना जाते हुए बस इस चीज़ को याद रखना कि उन्हें ब्याज में जो सब्सिडी दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, वो सब्सिडी दी जाएगी लगभग 2%। अब बोले शिशु ऋण होता क्या है, तो शिशु ऋण से देखो, शिशु ऋण से ऐसा है कि एक छोटा कोई काम करने वाला व्यक्ति और वो अपने काम को शुरू करना चाहता है तो उसको लोन मिल जाए, उसको कुछ कहीं ना कहीं एक ऋण दिया जाएगा और अधिकतम ऋण राशि जो होगी उसकी लगभग 50,000 रुपए की तो राशि उसको मिनिमम मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो शायद इसमें मैंने आगे भी दिया हुआ है इसके बारे में कि इसमें वे महीने शामिल होंगे जिनमें खाते एनपीए बनने के बाद फिर से निष्पादित यानी एक्सिक्यूटेड परिसंपत्तियां बन जाते हैं। योजना की अनुमानित जो लागत है वो 1542 करोड़ रुपए है। कितनी है? 1542 करोड़ रुपए है। और यह योजना एमएसएमई से संबंधित कई उपाय में से एक उपाय को लागू करने के लिए है, जिनकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई है। आपको मालूम है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसमें कई सारी मतलब योजनाओं के बारे में, खासतौर से लघु मध्यम निम्न स्तर के जो काम करने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पूरी मतलब एक मदद दी जाए, उनको कुछ लोन दिया जाए, तो उससे संबंधित है। यह योजना एमएसएमई से संबंधित कई उपाय में से एक उपाय को लागू करने के लिए है, जिसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई थी। पीएमएमवाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आय सर्जन गतिविधियों के लिए किए जाने वाले लगभग 50,000 रुपए, ठीक है, 50,000 रुपए तक के ऋणों को शिशु ऋण कहा जाता है। कितने? 50,000 रुपए तक के जो ऋण होते हैं उन्हें शिशु ऋण कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, अच्छे से आपको जानकारी मिल गई है इसके बारे में। देखिए, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया लिखा हुआ है और एक कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। 24 जून 2020 को नीति आयोग और आईसीडी के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने एक संयुक्त रूप में भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स को लॉन्च किया है। ठीक है, यह महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय परियोजना भारत को मॉडलिंग टूल और नीति परिदृश्यों के विकास के माध्यम से कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर ले जाने की दिशा में एक रास्ता विकसित करने में मदद करेगा। यानी कि ज़्यादातर हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उनमें कार्बन बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होता है, तो एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें कम से कम कार्बन उत्सर्जित किया जाएगा और कम कार्बन अगर उत्सर्जित होता है तो उससे कहीं ना कहीं जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो भी सही रहता है, अच्छा रहता है, शुद्ध रहता है। ठीक है, आईटीएफ परियोजना टीम भारत की सरकारी, स्थानीय प्रशासन, शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों के साथ में निकट सहयोग और समन्वय के लिए काम करेगी। तो कहीं ना कहीं जैसा कि हमें पढ़ने में लग रहा है कि डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इन इमर्जिंग इकोनॉमिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा कुछ ऐसे वाहनों का निर्माण भी किया जाएगा जो कम से कम कार्बन को उत्सर्जित करेंगे। ठीक है, तो यहां तक का आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, यह प्रोजेक्ट उभरती अर्थव्यवस्था में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है, जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन डीकार्बोनाइजिंग का समर्थन करता है। भारत, अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को इसमें अभी प्रतिभागी हैं। तो भारत के साथ में बेटा अर्जेंटीना है, अजरबैजान है और मोरक्को है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का देश है, अजरबैजान एशिया का ही है, मोरक्को भी एशिया का है। बस केवल इसको ध्यान रखना है कि भारत, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को इसमें प्रतिभागी हैं। डीटीई, आईटीएफ और वुपर्टल संस्थान के बीच एक सहयोग है जो जर्मन संघीय मंत्रालय के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल का एक समर्थन करता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया।
तो बेटा 26 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में मादक द्रव्य तो आप समझते हो नशीले पदार्थों का पूरी तरीके से त्याग कर देना। तो ये कब आयोजित किया गया था? ये 26 जून को आयोजित किया गया था। लिखा हुआ है 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसका विषय ध्यान रख लेना, ये कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। 26 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का जो मुख्य विषय है, मुख्य विषय क्या रहा है? बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी। अगर हमें अपने शरीर की बेहतर देखभाल करनी है तो हमें बेहतर जानकारी भी होनी चाहिए। तो बेहतर देखभाली के लिए बेहतर जानकारी, बेहतर देखभाली के लिए बेहतर जानकारी, इसको याद रखना है इसका विषय। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को 26 जून को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की, यानी 1987 में ही घोषणा कर दी थी उन्होंने। और इसके प्रति सरकारी गैर सरकारी स्तर पर विभिन्न सामाजिक संगठन के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वाभाविक है बेटा, आप अच्छे से समझ सकते हो कि मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था? वो मनाया गया था 26 जून को। और बोले इसका विषय क्या रखा गया था? इसका विषय रखा गया था बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी, बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी, इसका विषय रखा गया था। ठीक है। ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप, क्या लिखा हुआ है? ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप है। इसके बारे में क्या दिया हुआ है कि भाई इसमें 25 जून 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। इस ऐप को वर्ष 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत, डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, जैसे सीडेका के रूप में जाना जाता है, और ई रक्त कोष टीम ने विकसित किया है। और इस ऐप के जरिए एक बार में ब्लड बैंक से 4 यूनिट रक्त की मांग की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। तो रेड क्रॉस सोसाइटी है हमारे इंडिया के अंदर, आपको मालूम है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। हेनरी ड्यूनेंट ने लगभग 1863 के लगभग की थी, 1863 में। और हेनरी ड्यूनेंट को कहीं ना कहीं नोबेल पुरस्कार से, शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो स्वाभाविक है, याद रखना है अपन को कि ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप जो शुरू किया गया है, कहीं ना कहीं भारतीय जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका विशेष रूप से उसमें योगदान है। और इसका जो उद्घाटन हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। और इसकी क्या विशेषता है कि इस ऐप के जरिए एक बार में ब्लड बैंक से 4 यूनिट रक्त की मांग की जा सकती है। अगर किसी को रक्त की जरूरत हो तो वो कहीं ना कहीं 4 यूनिट रक्त जो है इस ऐप के माध्यम से किसी भी ब्लड बैंक से वो प्राप्त कर सकता है। तो ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप है, तो इसको आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 है। और इस पुरस्कार की अपन बात करें तो बोले ये किसको दिया गया है? लिखा हुआ है विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपने नाम सुना होगा। ठीक है। दूसरा, इससे पहले बांग्लादेश की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है उनको भी दिया गया इससे पहले। तो चलो इनके बारे में पढ़ लेते हैं अपन, इनको क्या दिया, इनको जो पुरस्कार दिया गया उनके बारे में पढ़ते हैं। 11 जून 2020 को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक, सोइल साइंटिस्ट रतन लाल को, क्या नाम लिखा हुआ? रतन लाल, बस जी याद रखना, ये रतन लाल की इमेज है, राइट साइड में लिखा हुआ रतन लाल 2020। ठीक है, लॉरेट। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुरस्कार खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। ये ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के में मृदा विज्ञान के प्रोफेसर और कार्बन
प्रबंधन और पृथक्करण केंद्र के संस्थापक निदेशक हैं और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भुखमरी को कम करने एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो स्वाभाविक है अपन इस नाम को भी अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि एक नाम लिखा हुआ है रतनलाल। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अभी हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो उनका क्या नाम है? तो बेटा उनका नाम है रतनलाल। क्या नाम है उनका? रतनलाल। तो रतनलाल को ये पुरस्कार दिया गया है। तो रतनलाल से अपन खाद्य पुरस्कार याद रखेंगे। बोले खाद का मतलब हम खेत में खाद डाल रहे थे, और जब खेत में खाद डाल रहे थे तो हमने कहीं ना कहीं खेत को खोदना चालू किया थोड़ा सा, तो हमने देखा खेत में क्या निकल आए? रतन निकल आए। और रतन ज्यादातर जो रतन थे वो कैसे थे? लाल थे। तो रतन लाल मिल गए खेत में, तो फिर तो बारे न्यारे हो गए, बहुत धनी बन गए। फिर तो विश्व खाद्य पुरस्कार है 2020 है, और ये रतन लाल को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। इस पुरस्कार के तहत लगभग 2,25,000 अमेरिकी डॉलर पुरस्कार की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इस पुरस्कार के बारे में, इस पुरस्कार की विशेषता है कि इस पुरस्कार के तहत लगभग 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। और इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1986 में 1986 में की गई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1986 है। विश्व हरित क्रांति के सूत्रधार एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता वर्ष 1970 नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। आपको मालूम है नॉर्मन बोरलॉग भी पुरस्कार दिया जाता है, और हरित क्रांति का जनक विश्व के अंदर नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। ज्ञातव्य है कि प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन करते हैं, बोले भारत में सबसे पहले किसको दिया गया था, तो भारत के अंदर MS स्वामीनाथन है, जो भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। विश्व के अंदर नॉर्मन बोरलॉग है, लेकिन भारत के अंदर कौन है? भारत के अंदर अगर देखा जाए तो भारत के अंदर जो है वो MS स्वामीनाथन है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने आपको आज करंट अफेयर्स कराए हैं, उम्मीद है बेटा ये करंट अफेयर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम देखेंगे उसमें अगला जो और भी, अभी जैसे आज क्वेश्चन सीरीज आपको नहीं मिल पाई, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सीरीज भी अवेलेबल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो और इसका अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो स्वाभाविक है आज का आपका जो सेशन है उसको फिनिश करते हैं, और जो भी है आप अपने विचार जरूर व्यक्त करें, अपना एक फीडबैक दें, और वीडियो को हो सके तो शेयर करें। वैसे मैं अपना एक महत्वपूर्ण समय में से इस समय को निकाल रहा हूँ आपको, कि कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई जारी रहे, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का आपको मटेरियल प्रोवाइड होता रहे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहे, और बहुत जल्द ही आपको लाइव क्लासेस, लाइव वीडियोस चालू कर देंगे, लाइव करंट अफेयर्स की क्लास चालू कर देंगे। तो थोड़ा सा समय और लगेगा, उसके बाद में आपको एक समय दे दिया जाएगा। जहाँ तक जो क्लास लगेगी वो 9:15 पर क्लास लगेगी, वो मेरा समय फिक्स है। तो जैसा भी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।